हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हाँ, 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, है ना? और शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अब आपके सर, है ना, पिता बन चुके हैं, यानी मैं अब फ़ादर बन चुका हूँ, है ना, एक बच्ची का। खुदा ने, अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता किया है, ठीक है? और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह ने मुझे रहमत अता किया है। बच्चों, पता नहीं समाज में लोग बेटी को लोग, है ना, अभिशाप समझते हैं, है ना, उसको जहमत समझते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है ना, कि बेटियाँ, है ना, अभिशाप नहीं होती है। बेटियाँ जो है ना, जहमत नहीं होती हैं, बल्कि बेटियाँ जो है ना, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, ठीक है? खुदा कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं बच्चों कि अगर कोई इंसान अपने बेटी का परवरिश बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से किया है, यानी ईश्वर खुदा भगवान कहते हैं कि अगर आपने अपना बेटी का परवरिश बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से किया है, तो है ना, क़यामत के दिन, जब क़यामत होगी तो क़यामत के दिन खुदा कहते हैं कौन सी कि आपको बिना हिसाब-ओ-किताब से, बिना हिसाब किए आपको जन्नत में डाला जाएगा। तो इतना बड़ा मर्तबा है बेटी का, लेकिन समाज ने इसको क्या कर दिया, है ना? लोग अभिशाप समझता है। बेटा को लोग अब, है ना, ज़ईफ़ी का, बुढ़ापा का लोग कान्हा समझता है, ठीक है, लेकिन अब बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? तो मेरा तो मानना है कि अगर बेटा जन्म लो तो खुश होना चाहिए, लेकिन बेटी जन्म हो तो और खुशी मनाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि, है ना, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे बेटी अता किया, ठीक है? तो यही वजह था कि 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैं आपको लगातार वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे अपने एक सर का बात याद आ गया, है ना? जब मैं पढ़ता था, तो मेरे सर ने एक बात बताया था और शायद इस बात को बताना, है ना, ज़रूरी भी है। बच्चों, याद रखिएगा कि अगर आपका बीवी शादी के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे, ठीक है? आप याद रखिएगा, अगर आपको आपका जो बीवी है शादी के बाद अच्छा ना लगे, मतलब उसका शक्ल अच्छा ना लगे, उसका बाल अच्छा ना लगे, उसका पहनने का तरीका अच्छा ना लगे, तो आप एक काम कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, शादी से पहले का उसका एक तस्वीर निकालिएगा, अपने वाइफ़ का एक तस्वीर निकालिएगा और उसको देखिएगा। देखिएगा कि जब उसका शादी नहीं हुआ था, यानी जब वो अपने माँ-बाप के घर था, तो कितना, है ना, उसका फेस कितना खूबसूरत था। उसके माँ-बाप कितना नाज़ों से उसको पाल रखा था। लेकिन जब उस लड़की का शादी हो गया, आपका वाइफ़ बन गया, तब आप उसको तस्वीर को देखना, है ना? आपको खुद पे, है ना, उस तस्वीर को देख के आपको क्या होगा, और ज़्यादा मोहब्बत आएगा, ठीक है? बीवी से बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा, मोहब्बत होने लगेगा कि हर दुःख, हर गम, है ना, हर परेशानी को सह के वो आपका क्या कर रही है ना, साथ निभा रही है, ठीक है? तो इसीलिए बच्चों आप याद रखेंगे, है ना, बीवी जो होती है ना, इसे खुदा ने हमसफ़र कहा है, ठीक है? तो बीवी ना तो याद रखिएगा पैर की जूती होती है और ना ही सर का ताज होता है। अच्छा, याद रखिएगा बीवी जो है ना, वो दिल में रखने की चीज़ होता है। तो बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, उसको, है ना, साथ देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ठीक है? और जब शादी के बाद आपको अच्छा ना लगे, तो उसका एक तस्वीर निकालिए और देखिए, जब वो अपने माँ-बाप के घर था तो कितना खूबसूरत थी, है ना? और आपको घर आने के बाद उसके हालात कैसा हो गया, है ना? सच में आपको और ज़्यादा मोहब्बत होने लगेगा अपनी बीवी से, तो कितना आपको, है ना, सपोर्ट कर रही है, ठीक है? कभी भी आपको, है ना,
कोई चीज़ का आपको ताना नहीं देगी, हमेशा साथ में जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी वाइफ़ जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत साथ देती है मेरी, ठीक है, कभी कोई चीज़ का फ़रमाइश नहीं करती। और मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसी जैसा वाइफ़ मिला, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि है ना कि जो 2 दिन क्लास बंद था, जो ऑफ था, ठीक है, तो मैं छठियार में गया हुआ था, अपना बेटी का जो छठियार था उसमें गया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस। अब हम लोग क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमने आपको पिछला क्लास में, है ना, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 4 केस पढ़ा दिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको 4 केस पढ़ाया था, 5वां केस नहीं पढ़ाया था, 6वां केस नहीं पढ़ाया था। तो आज हम लोग 5वां केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5वां केस क्या है? केस नंबर 5। केस नंबर 5 है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो, फोकस पर हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो, when object is at focus in concave mirror, in concave mirror, ठीक है। बच्चों याद रखेंगे, जब वस्तु का हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तब। तो आपको सबसे पहले किरण आरेख खींचिए इसका। सबसे पहले आप इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख, किरण आरेख, इसका किरण आरेख क्या होगा? जब वस्तु जो है फोकस पर हो तो इसका रे डायग्राम क्या होगा, इसके रे डायग्राम क्या होगा, ठीक है, रे डायग्राम क्या होगा। तो बच्चों, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल कहेंगे। ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है। वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है आपको फोकस पे, वस्तु आपका फोकस पे है। यहाँ ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ रखा गया है? फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। तो यहाँ से क्या करें, मैंने आपको रे डायग्राम पढ़ाने का, दर्पण में रे डायग्राम खींचने का 4 नियम पढ़ाया था। पहला नियम है, जब वस्तु क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, समानांतर हो, पैरेलल हो, वो दर्पण से टकराने के बाद किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा मैंने पढ़ाया था, जब वस्तु जो है ना, वस्तु किससे पास कर रहा हो? पोल से। तो वस्तु पोल से क्या होता है? पास करता है, तो जितना कोण से आती है ना प्रकाश, उतना ही कोण से वापस भी जाती है। ये दोनों किरण है ना, ये दोनों किरण ये जाके कहाँ मिलती है? हम मान लेते हैं ये दोनों किरण जो है ना जाके अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है? अनंत पर। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बच्चों याद रखेंगे, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो यहाँ साफ बात लिखेंगे, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। डैश डैश का मतलब हो गया इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। लिखिए, जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, तब पहला पहला हम बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब का स्थिति का बात करें, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तीसरा, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए क्या होगा।
और एक और सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है, चौथा, कि इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जब वस्तु यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे होता है, फोकस पर होता है, तब उसका प्रतिबिंब जो है ना, याद रखेंगे अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ पर बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो प्रतिबिंब का आकार है, याद रखना, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है ना, ये उल्टा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। और आवर्धन का बात करें तो सब आवर्धन जो होता है ना, इसका नेगेटिव होता है, और तथा एक से क्या होता है, बड़ा, बहुत बड़ा होता है, एक से बहुत बड़ा होता है। आवर्धन इसका नेगेटिव होगा और एक से बड़ा होगा, ठीक है। यानी आप लिखेंगे when object is at focus, when object is at focus, then position of image कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, याद रखना, लार्जेस्ट इमेज होगा, लार्जेस्ट इमेज, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है इन्फिनिटी पे। प्रतिबिंब का प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज का बात करें, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो बाबू याद रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। और इसका मैग्निफिकेशन का बात करें तो बच्चों याद रखना, इसका मैग्निफिकेशन जो होगा ना, ये नेगेटिव होगा और एक से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पांचवा केस पढ़ाया बच्चों कि जब वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण में फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, और उसका किरण आरेख क्या होगा, ठीक है। अब इसका लास्ट केस आता है, केस नंबर 6। केस 6 आता है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, यानी when object is between focus and pole, ठीक है, फोकस एंड पोल, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जब वस्तु जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण के दाहिना साइड बनता है या दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका किरण आरेख। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण आरेख के बारे में। इसका किरण आरेख, रे डायग्राम का बात करें, ठीक है, रे डायग्राम का बात करें हम, इसका रे डायग्राम क्या होगा, ठीक है। रे डायग्राम, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस और पोल के बीच में, तो ये वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको रखा गया है फोकस और पोल के बीच में। हमको पता है, आपको पता होना चाहिए, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दाहिना से बनता है। कैसे बनता है तो देखिए, पहले क्या कीजिए, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। सबसे पहले क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा तो किससे पास करेगा, फोकस से, तो किससे पास करेगा, फोकस से, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पास कीजिए पोल से, ठीक है, इसको खींचिए, ये जितना कोण से आती है ना, उतना ही कोण से ये वापस की जाती है, ठीक है, उतना ही कोण से ये वापस की जाती है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, आप इस किरण को थोड़ा पीछे कीजिए, इसको आप थोड़ा पीछा कीजिए, ठीक है, और इसको भी पीछा कीजिए, इसको भी पीछा कीजिए। ये दोनों किरण जहां पे जाके मिलता है ना, जहां पे जाके मिलेगा तो वहीं पे से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरण जहां पे कटेगा ना तो वहीं पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों जाके मिल गया है यहाँ पे, तो यही इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो ए डैश बी डैश तो ये तो प्रतिबिंब कहलाएगा, ये आपका इमेज होगा, ये आपका इमेज होगा, ठीक है। और ए बी क्या कहलाएगा, ये आपका वस्तु कहलाएगा। ए बी आपका प्रतिबिंब कहलाएगा और ए बी क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। तो याद रखेंगे, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो या तो दर्पण के दाहिना साइड बनता है या दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे, सर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, ठीक है। when object is between F and P, ठीक है, F and P, तब then एक मिनट, प्रतिबिंब का स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थिति, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का बात करें तो कहाँ होगा, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे होगा। तो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का स्थिति बात करें ना बच्चों, इसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। दूसरा यहाँ से पूछेगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी साइज ऑफ इमेज पूछा जाएगा आपसे, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब का प्रकृति, यानी आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। और चौथा आपसे सवाल पूछा जाएगा आवर्धन के बारे में, आवर्धन के बारे में। आवर्धन किसे कहते हैं तो थोड़ा देर में पढ़ेंगे हम लोग, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं, इसका आवर्धन क्या होगा। तो प्रतिबिंब का अगर स्थिति का बात करें तो बच्चों याद रखेंगे कि जब भी वस्तु फोकस तथा पोल के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है या दर्पण का दाहिना साइड। तो दोनों लिख लेते हैं, दर्पण के दायां तरफ, दर्पण के दायां तरफ, यानी राइट साइड, राइट साइड ऑफ मिरर, राइट साइड ऑफ मिरर। इस बात को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, है ना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। रंग चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, याद रखना, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे बड़ा नहीं बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सबसे बड़ा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना, बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, यानी इन लार्ज इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, इन लार्ज इमेज। और प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होगा ना ये सीधा प्रतिबिंब होगा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब, यानी इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। और आवर्धन क्या होगा, तो बाबू आवर्धन जो होगा ना ये पॉजिटिव होगा और तथा एक से बड़ा होगा, ठीक है। बच्चे हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में जो वस्तु जो हो फोकस और पोल के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के दाहिना साइड बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है,
तो सर प्रतिबिंब जो होता है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है ना, याद रखेंगे, ये सीधा और आभासी होगा और इसका आवर्धन जो होगा ये धनात्मक तथा 1 से बड़ा होगा। तो बच्चों यही 2 केस आपका बच गया था अवतल दर्पण में, है ना? जो मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि माइक क्या हो गया था उस समय, है ना? थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, है ना? तो इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है? मैंने आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएँगे कि उत्तल दर्पण में, है ना, किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है? तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम लोग को क्या होता है, थोड़ा है ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना? कुछ और हिम्मत आता है, जोश आता है कि हाँ, चलो बच्चों को क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है? तो उसको और ज़्यादा क्या किया जाए, ज्ञान दिया जाए, ठीक है? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।